नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। दोस्तों, हमारे देश में जब जब चुनाव का ऐलान होता है तब तब ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो जाता है और हमने ये भी देखा है कि कई बार ये भविष्यवाणियां एकदम सटीक होती हैं। कई बार प्री पोल सर्वे से भी ज्यादा सटीक भारतीय ज्योतिष शास्त्र साबित होता है। लिहाजा जिन 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं, ये जानने की जिज्ञासा मुझ में और आप में भी है। तो हमने मध्य प्रदेश और देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री अरविंद तिवारी जी को आमंत्रित किया है और हम उनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2 मई का दिन, जिस दिन परिणाम आएगा, वो किसके लिए सबसे शुभ होगी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया फर्स्ट के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। पंडित जी, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, पश्चिम बंगाल जी। 294 सीटें हैं और आप पीछे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं दर्शकों कि पिछली बार टीएमसी को यहाँ पर 211, कांग्रेस को 44, लेफ्ट पार्टी को 26 और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी। पंडित जी, इस बार क्या कुछ दृष्ट रहने वाला है? देखिए, इस बार का जो चुनाव है पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है और पश्चिम बंगाल के इतिहास में इस प्रकार का चुनाव कभी भी नहीं लड़ा गया है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, जिनको हमारे देश के जो गृह मंत्री भी हैं माननीय अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में टीएमसी को बहुत बड़ी पटखनी देने जा रही है। टक्कर नहीं, आपने पटखनी शब्द का इस्तेमाल किया। जी हाँ। पटखनी इसलिए, देखिए, जिस पार्टी को 211 सीटें पिछले चुनाव में मिली हो और एक पार्टी जिसने पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, मैंने ही प्रेडिक्ट किया था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीतने जा रही है। 18 ही सीटें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। और आप देखिए कि एक नई पार्टी जिसके पास पिछले चुनाव में मेरे ख्याल से दहाई का आंकड़े में भी वो नहीं जा पाई थी, और आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारा गेन करते हुए मुझे लगता है कि सत्ता के द्वार तक पहुंचने जा रही है। पंडित जी, अगर सीटों की बात करें तो आपका प्रेडिक्शन क्या कुछ कहता है, लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। कितना महत्वपूर्ण ये चरण और जो तारीख है, क्योंकि शुरुआत इसकी अगर हम कहें देश में तो 27 मार्च से ये 5 राज्यों में पहले जो वोटिंग है 5 राज्यों में 27 मार्च से होगी, तो उसके बाद 1 अप्रैल 6 अप्रैल इस तरह की तारीखें हैं। पश्चिम बंगाल पर्टिकुलर 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले बार चुनाव हुए थे 7 चरण में, इस बार 1 चरण बढ़ाया है। तो आप देखिए, इसके पीछे भी हम जो हर चीज को देखते भी हैं, तारीख हो, दिन हो, किस तारीख को चुनाव हो रहा है, उसको भी ज्योतिष के नजरिए से हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि 8 चरणों में चुनाव, कहीं ना कहीं 8 का अंक नरेंद्र मोदी जी का प्रिय अंक माना जाता है। वो जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं 8 का अंक की भूमिका होती है। जैसा हम सभी जानते हैं, नोटबंदी 8 तारीख को उन्होंने घोषणा की, या वो शपथ भी लेते हैं तो उसमें 26 का जो अंक होता है वो भी, उसको आप जोड़ेंगे तो वो 6 और 2 8 का ही अंक होता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, वहां भी 8 का अंक आता है। तो 8 का अंक भारतीय जनता पार्टी की विजय से जुड़ा हुआ है। और मेरा अपना मानना है, चूंकि ये ज्योतिषी विश्लेषण मेरा अपना ज्योतिषी विश्लेषण है, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो 8 चरणों के चुनाव हैं, इनमें से 6 चरण भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 6 चरण भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पंडित जी, ये एक कई बार कहते हैं कि पॉलिटिकली बीजेपी वहाँ पे काफी ताकत लगा रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, फैक्टर हैं जो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी के पक्ष में मैं राशिगत आपको बात करता हूँ। देखिए, जिस तारीख को चुनाव है उस तारीख से लेके जो अंतिम तारीख तक चुनाव है, उनमें से 6 चरणों में जब भी चुनाव हो रहा है, या तो वृश्चिक राशि वाले दिन चुनाव हो रहा है, या मकर राशि वाले दिन चुनाव हो रहा है,
या कन्या राशि वाले दिन चुनाव हो रहा है या मीन राशि वाले दिन चुनाव हो रहा है। अर्थात वृश्चिक राशि से आप देखेंगे चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो बहुत फेवरेबल है। केवल 2 ही दिन ऐसे पड़ते हैं, एक दिन तुला राशि वाले दिन चुनाव है और एक दिन मिथुन राशि वाले दिन चुनाव है, जो कि वृश्चिक राशि से अष्टम भाव और वृश्चिक राशि से द्वादश भाव पड़ता है। और खास तौर से ये वो 2 जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और आप देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जब भी चुनाव होगा तो वहां भारतीय जनता पार्टी उतना गेन नहीं कर पाएगी जितना बीजेपी अपेक्षा करी। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के द्वार तक अवश्य पहुंचेगी। अब हम दर्शकों को जानने के लिए आप उत्सुक हैं कि किसे कितनी सीट मिल सकती है, इसका प्रेडिक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपने सत्ता के द्वार तक बोला, तो क्या सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? किसे कितनी सीटें मिलती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मेरा मानना है कि टीएमसी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। मेरा अपना आकलन है, मैं अपने ज्योतिष के गणना अनुसार इस बात को कह रहा हूँ। टीएमसी मुझे लगता है 154 प्लस सीटें रहेंगी। जहां तक बात आती है बीजेपी की, 147 प्लस सीटें रहेंगी। और रेस्ट ऑफ द सीट मैं आपको बताऊं, चूंकि वहां जो एक मोर्चा जो चुनाव लड़ रहा है जिसमें से लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ जो एक फ्रंट है, पीरजादा साहब का एक फ्रंट है, तो ये तीनों मिला के मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटें होंगी और 10-12 निर्दलीय होंगे। ऐसा कुल मिलाकर 294 सीटों का एक अंक गणित बनता है। इसमें आप कह रहे हैं कि टीएमसी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनकर उभर के आ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन नेक टू नेक ही है बीजेपी, बहुत नेक टू नेक फाइट होगी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत थोड़े से आंकड़े से जो है वो बीजेपी सत्ता के द्वार तक पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कुछ निर्दलीय, कुछ ऐसे साथी रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, या हो सकता है कि टीएमसी में ही एक धड़ा निकल कर आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को 200 के आंकड़े तक या 170-175 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दें। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ सीटों से टीएमसी से पीछे रह जाए, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का आपके सबसे अनुमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, ये मैं इंडिया फर्स्ट पे और पूरे देश में पहली बार किसी भी न्यूज चैनल पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और दर्शकों, जब कोई ज्योतिषाचार्य इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं तो उनके साथ भी यहाँ पर दाव लगती है। पंडित जी, तमाम जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी भविष्यवाणी इंडिया फर्स्ट के जरिए पूरे देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में जाएगी, तो आप पूरी तरह से कन्फर्म अपनी पूरी गणना आपने कर ली है? बिल्कुल, और मैं हमेशा गणना करके ही भविष्यवाणियां करने में विश्वास रखता हूं। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में एक अपना भगवा ध्वज लहराने जा रही है। और देखिए, मैं किसी भी पार्टी से बायस्ड होकर नहीं कह रहा हूँ, विशुद्ध ये आकलन ज्योतिषी आधार पे है। इसमें किसी भी पार्टी या किसी भी दल से मैं संबंधित वर्तमान में चैनल पर बैठकर नहीं बोल रहा हूँ। केवल और केवल ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर ही मैं इस बात की भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 147 प्लस, आप इस नंबर को याद रखिए। इस नंबर का जोड़ आप देखिए, 5 7 और 5 12, और आप यदि उसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3 आता है। यानी भारतीय जनता पार्टी मिथुन लग्न यानी जेमिनाई लग्न की पार्टी है। तो जेमिनाई का जो नंबर होता है वो 3 नंबर होता है। तो आप देखिए कि 3 के अंक से वो प्लस में जाएंगे। तो मेरा मानना है कि 147 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। 147 प्लस से सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी और सरकार बनाने का दावा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाती है तो वो कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जिनका पॉलिटिकल करियर बुलंदियों की ओर आगे जाएगा? मैं देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं मनी कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि हमारे मूल प्रदेश, हम लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो यहीं से आते हैं। मुझे लगता है उनका राजनीतिक करियर एकदम उछाल पे है। उसके पीछे का एक ज्योतिषी कारण बताता हूँ। ऐसे कारण ये है, देखिए कैलाश जी जो है वो मिथुन राशि के जातक है। और आप देखिए, जिस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, जब ये चुनाव के परिणाम आएंगे, उस समय गुरु का गोचर कैलाश जी की राशि से एकादश भाव में रहेगा।
एकादश भाव में जब भी गुरु होता है और उसकी दृष्टि पंचम भाव यानी राजनीति के भाव पर पड़ती है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में वो एकदम छलांग लगाकर बहुत बड़े स्तर पर पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि उसके बाद उनको देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं सत्ता के किसी सिंहासन पर अवश्य सुशोभित करेगी। चलिए, कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए अच्छे समय, अच्छे दिन आने वाले हैं। जी। तो निश्चित तौर पर एक सवाल मैं जरूर आगे बढ़ने से पहले जरूर लूंगा बंगाल से। बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी भगवा परचम फहराती है, जिस तरह का दावा आप कह ही रहे हैं, भविष्यवाणी आप कर ही रहे हैं, इसका जो परिणाम है, कहा जा सकता है कि इसके जो संभावना किस तरह से रहेगी हमारे देश में, प्रभाव कैसा पड़ेगा? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होगा उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से देश में उस तरह से देश में फैलेगी जैसे एक जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी। कि कांग्रेस का लगभग बहुत सारे राज्यों पर एकाधिकार होता था, जहां उनकी सरकार नहीं भी होती थी वहां भी उनकी सरकार एक तरह से मानी जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ से लेकर साउथ तक अपने प्रभाव को बढ़ाएगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में केवल 3 या 4 ही राज्य ऐसे शेष रहेंगे जिनको छोड़कर बाकी हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ममता जी का राजनीतिक भविष्य फिर उसके बाद क्या रहेगा? देखिए, ममता जी की बात हम कर लेते हैं। ममता बनर्जी, इसमें दो रानी, बहुत राजनीतिक रूप से बहुत ही सशक्त नेत्री हैं और ममता जी निसंदेह राष्ट्रीय राजनीति में अपने प्रभाव को रखेंगे, क्योंकि लोकसभा का जब भी चुनाव होगा तो उसमें पिछली बार उनकी जो सीटों की संख्या थी लगभग 24-25 के आसपास थी। मुझे लगता है कि इस बार भी जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी 10 से 15 सीट लोकसभा की वो अवश्य जीतेंगे। भी उनका प्रभाव बना रहेगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से हम आगे बढ़ेंगे और उसी के पड़ोसी राज्य असम की ओर आगे बढ़ेंगे। 126 सीटें हैं असम विधानसभा में। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 61 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी की 25, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, असम गण परिषद की 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की 12 सीटें हैं। ये दोनों ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं, लिहाजा असम में एक मजबूत स्थिति में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वो सत्ता में बरकरार रह पाएंगी? पंडित जी, क्या कुछ आपका इस पे प्रेडिक्शन है? देखिए, वहाँ वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं जी। उनकी कुंडली सिंह लग्न और वृश्चिक राशि की है और मैं आपको बताऊं कि सर्बानंद सोनोवाल की जो कुंडली है उसमें एक बार उनको पुनः सत्ता प्राप्ति का योग दिख रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार जहां वो 61 सीटें जीते थे, इस बार उनकी सीटों की संख्या में निसंदेह कुछ कमी आएगी। लेकिन सत्ता की जो शीर्ष पे रहना है तो एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को रहना है। जैसे आपने कहा बोडोलैंड बीपीएफ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, लेकिन अभी भी असम गण परिषद जो है उनके साथ अभी भी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने आप को रिटेन करेगी असम में और असम में एक बार पुनः उनकी सरकार अवश्य बनेगी। असम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनका विशेष जो है कहा जा सकता है प्रेम दिखाई देता है। असम की संस्कृति को परिलक्षित करते हुए दुपट्टा भी वो पहनते हैं। जी। तो असम को लेकर विशेष जो है आग्रह है बीजेपी का। देखिए, आसाम को लेकर इसलिए है कि सीए और एनआरसी का जो प्रयोग है वो सबसे पहले आसाम में हुआ और देश में सीए और एनआरसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी सीए और एनआरसी का जो प्रयोग है जिसको पश्चिम बंगाल और असम में उन्होंने किया, उस प्रयोग को वो पूरे भारत में दोहराना चाहते हैं और वो एक तरह से उनकी प्रयोगशाला है। वहाँ पर इस बात का लिटमस टेस्ट होने वाला है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में सीए और एनआरसी के मुद्दे पे आगे बढ़ेगी और मेरा पूरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल असम अपितु पश्चिम बंगाल में भी अपने भगवा परचम को अवश्य लेगा। जैसे एक असम से एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा, क्या सिर्फ सर्बानंद सोनोवाल जी की वजह से ही सत्ता में वापसी कर पाएगी ज्योतिषी गणना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, या फिर और भी कई ऐसे ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में? देखिए, वहां पर एक और दूसरा जो व्यक्ति है जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी कुंडली, चूंकि वो शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनकी कुंडली चूंकि कर्क राशि के वो जातक हैं और ये वृश्चिक राशि के जातक हैं, दोनों में बहुत स्नेह और प्रेम है। मुझे लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल की जो जोड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी को असम में एक बार पुनः अर्जुन और कृष्ण की भांति रथ
को चलाते हुए गुवाहाटी जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ दिसपुर जो वहाँ की राजधानी, वहाँ तक वो अवश्य पहुँचे। बंगाल और असम में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंडित जी की भविष्यवाणी सामने आ चुकी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज जो है वो फहराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दक्षिण के राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु की हम बात करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण में 234 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। अगर पिछली बार की हम चर्चा कर लें तो AIADMK जो कि जयललिता जी की पार्टी रही है, 134 सीटें जीती थी और सत्ता में उन्होंने सरकार बनाई थी। वहीं दूसरे नंबर की पार्टी रहती DMK और उसे सीट मिली थी 98। तो ये दो प्रमुख पार्टी हैं और इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द तमिलनाडु की राजनीति जो है वो हमने देखने में आए। पिछले 1968 से लगातार हम ये देख रहे हैं। राजनेताओं के साथ साथ फिल्म सितारों का भी काफी प्रभाव देखा जाता है, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होगा लंबे अरसे बाद जब जयललिता जी की मौजूदगी हमें नहीं दिखाई देगी। और ऐसी स्थिति में AIADMK क्या वापसी कर पाएगी सत्ता में, जानने की कोशिश करते हैं पंडित से। पंडित जी, क्या रहेगा तमिलनाडु का भविष्य? देखिए, मैं आपको बताऊं, MK स्टालिन जो कि DMK के इस समय वर्तमान में हेड हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरा मानना है कि DMK वहां पर 160 से 170 सीटें जीतेगी और लगभग आप 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत से वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। AIADMK, BJP और बाकी अन्य जो पार्टियां हैं, इनको बहुत कम सीटें वहां पर मिलने जा रही हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से दहाई के आंकड़े में पहुंच पाएगी और बहुत ज़्यादा कुछ बीजेपी को वहाँ गेन करने के लिए नहीं है। और AIADMK की स्थिति भी अमूमन ऐसी ही रहेगी। और बाकी जितने भी फैक्टर हैं, जो कि वहाँ पे फिल्म स्टार्स का बड़ा बोलबाला है। रजनीकांत जी अपनी पार्टी बना रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की परिस्थितियों को भांप कर उन्होंने पीछे लिया, क्योंकि वहाँ पे एक ज़माने में तमिलनाडु के बड़े सुपरस्टार विजयकांत ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, लेकिन वो भी वहाँ पर खेत रहे थे, वो कुछ नहीं कर पाए थे और बहुत कम सीटें उनको मिली थी और अंतोदगत्वा वो राजनीति से विदाई हो गए। तो अब आप देखिए कि वहाँ की राजनीति में फिल्म स्टार, सुपरस्टार्स लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। कमला हसन की जरूर एक पार्टी है, मुझे लगता है एक आध सीट भी यदि वो मुश्किल से जीत पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन MK स्टालिन बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, मेरा मानना है 160 से 170 सीटों के साथ तमिलनाडु में DMK वापस आ रही है। हालांकि उसमें कांग्रेस की जो सीटों की संख्या होगी वो 20 से 22 सीटें ही होंगी। कांग्रेस के अलायंस है DMK के बिल्कुल अलायंस है ये कम से कम, लेकिन फिर भी चलिए अलायंस के जरिए सही तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी जो है, चलिए जो हमारे जो कांग्रेस के समर्थन वाले जो लोग हैं वो कम से कम ये देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट यहाँ पे वॉइस है पंडित जी की, जो शुरुआत से वो कह रहे हैं कि वो बायस होकर नहीं कह रहे हैं, ज्योतिषीय गणना के आधार पर यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं। तमिलनाडु के लिए AIADMK की जो सरकार अभी वर्तमान में वो जाने वाली है। DMK सत्ता में वापसी करेगी, स्टालिन एक बड़ी मेजोरिटी के साथ में पंडित जी करेंगे 160 से 170 के करीब जो है सीटें लेकर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी इसमें हालांकि सहयोगी दल जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा सीटें वो नहीं जीत पाएंगी। BJP और AIADMK उसमें बहुत कम सीट, मुझे लगता है कि 8 या 10 सीटें BJP यदि जीतती है तो बहुत बड़ी बात होगी और AIADMK को भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। मुझे लगता है कि AIADMK को भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो जाना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पर बड़े नेता हों और भारतीय जनता पार्टी भविष्य में खासतौर से तमिलनाडु में कुछ बड़ा कर पाए। लेकिन उनके पास नेताओं की दक्षिण में बहुत भारी कमी है। दक्षिण में हमेशा भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल करती नजर आती है, क्योंकि बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं जो उन्हें चुनाव जिता सके। लेकिन अपना विस्तार लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तमिलनाडु के ठीक बाजू का एक राज्य है जहाँ पे भी चुनाव है, केरल की हम बात कर लेते हैं। लेकिन पंडित जी, उससे पहले तमिलनाडु से जुड़ा हुआ जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, 30 सीट है पुडुचेरी में, जहाँ पे पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटें जीती थी, सरकार बनाई थी। AIADMK 4 सीटें, AINRC को 8 सीटें, DMK को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो CM थे V नारायण स्वामी जी, वो सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन अब वहाँ पे चुनाव होने जा रहा है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पंडित जी, क्या कुछ वहाँ पे होने जा रहा है? देखिए, पुडुचेरी की जो स्थिति रहेगी, वहाँ एक बार फिर से हंग पार्लियामेंट बनेगी, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लेड मोर्चा जो है वो सरकार बना लेगा। कांग्रेस की जो सीटें रहेंगी वो 7 से 8 सीटें, मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर जीतेगी वहाँ पे 30 सीटों में, और भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटें मुझे लगता है कि पुडुचेरी में जीत सकती हैं और बाकी शीर्ष दल सीटें जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि पहली बार दक्षिण में
तमिलनाडु के पास किसी केंद्र शासित प्रदेश में यदि कोई अगला सीएम बनेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज फिर लहराएगा, यानी कि बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहराने की यहाँ पर भविष्यवाणी पंडित अरविंद तिवारी जी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी भविष्यवाणी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर दक्षिण से एक बड़ी खुशखबरी है। जी बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु और तमिलनाडु के आसपास पैर जमाने का मौका बिल्कुल देगा। एक छोटा सा स्टेट है और मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी अच्छा करेगी और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, हालांकि वहाँ की जो राज्यपाल है वो हट गई हैं, किरण बेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पैर जमाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और भारतीय जनता पार्टी को उनको इसके लिए अवश्य सम्मानित करना चाहिए। चलिए ठीक है। और किस तरह का सम्मान मिलता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। दिल्ली के बाद वो पुदुचेरी गई थी, हालांकि उनका हटना एकदम से काफी हैरान कर देने वाला फैसला लगा था। चलिए हम एक महत्वपूर्ण राज्य और बाकी बचा है केरल। केरल जो हमारे देश का सबसे साक्षर राज्य माना जाता है और वहाँ पे काफी जो कहा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल सोसाइटी हमने देखी है। 140 सीटों की विधानसभा है केरल में। एलडीएफ के पास 91 सीटें हैं, उनकी सरकार है वहाँ पर। कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके पास 47 सीटें रही थी पिछली बार के चुनावों में और इस बार मुकाबला काफी वहां पर कड़ा है। बीजेपी भी काफी कोशिश कर रही है। वहां पर एक बड़ा मुद्दा जो है वो धर्मांतरण का भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। खासतौर पर वहां पर ये टकराहट जो है, धार्मिक जो टकराहट है, उसके काफी मामले सामने आते रहे हैं। आरएसएस वहां पर काफी कोशिशों में जुटी हुई है दक्षिण के इस राज्य में, केरल में अपनी पैठ बनाने को लेकर। पंडित जी, किस तरह के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं केरल में? एलडीएफ और यूडीएफ में तो सीधी टक्कर यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट का जो मोर्चा है जो वो एक बार फिर से वहाँ पर रिपीट करेगा। पिछले बार शायद उनके पास 80 या 90 के आसपास सीटें थी, 91 सीटें थी। मुझे लगता है इस बार उनकी सीटों में 15 सीटों की कमी आएगी और वो 15 सीटें में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और 47 से कांग्रेस बढ़ के 54 से 55 सीटों तक पहुंचेगी। तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से लेफ्ट वाला जो मोर्चा है वो नहीं जीतेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा। 10 से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है केरल में तमिलनाडु की तुलना में ज़्यादा सीटें जीतेगी। केरल में तमिलनाडु की तुलना में ज़्यादा सीटें जीतेंगी। केरल में ये जो सीट आप बता रहे 15 से 20 सीटें, तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं एक 10 से 15 सीटें मैं भाजपा को दे रहा हूँ। पुदुचेरी में सरकार बना, पुदुचेरी में सरकार बीजेपी कम सीटें जीत के 4 से 5 सीटें जीत के भी सरकार बनाएगी। माने बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या बीजेपी का उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन बीजेपी लेड मोर्चा बनेगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा पंडित जी, आंध्र प्रदेश में जिस तरह से अभी हमने देखा था, तेलंगाना में जो नगर निकाय चुनाव हुए थे, हैदराबाद में काफी ताकत झोंक की थी, बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन वहां पे किया। अगर हम इसको समाहित करें कि इस नगरीय निकाय चुनाव तेलंगाना में जो थे, तमिलनाडु में जितनी सीटें आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, केरल में जितनी सीटों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, पुदुचेरी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो ये जो पूरी साउथ की जो बेल्ट में जो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति अब दर्ज होने जा रही है, भविष्य में इसके आगे वाले जो चुनाव में भाजपा का आप किस तरह से भविष्य देखें? देखिए, मैं आपको बताऊं, आने वाले 5 वर्षों में आप उसको ऐसे लीजिए कि 2026 के आसपास, क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं 2020 में, तो अगला चुनाव 2025 में होगा। 2000 क्योंकि हम 21 में चल रहे हैं, तो 2025 में जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी खासतौर से दक्षिण भारत में, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में रहेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि दक्षिण के राज्यों का भी भगवाकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी अब पैर पसारती नजर आ रही है। बंगाल में कहीं ना कहीं अब जोड़ तोड़ की राजनीति का यहाँ पर अब दौर शुरू होने जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। अगर पंडित जी तो समावेश करें आप ओवरऑल 2 मई जी, आप अगर कहें तो किसके लिए सबसे ज्यादा शुभ दिख रही है? देखिए, 2 मई को मैं आपको 2 मई की जो कुंडली है आप हमारे स्क्रीन पर भी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, तो 2 मई की कुंडली में आप देखेंगे कि ठीक 12:30 बजे के बाद चंद्रमा का जो गोचर है वो धनु राशि से निकल के मकर राशि की ओर बढ़ रहा है। माने जिस समय चुनाव परिणाम जब 10:30 बजे के बाद जो हमको
लगेगा कि कुछ ट्रेंड सेट होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड सेट होंगे 2 बजे के बाद, और 2 बजे के बाद माने 1 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पराक्रम भाव की राशि है, यानी भारतीय जनता पार्टी को यश मान सम्मान मिलने वाला है। तो आप देखिए कि रात को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे उस समय चंद्रमा लगभग 7.5 डिग्री का हो चुका होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन मैंने आपको अभी भी कहा, टीएमसी बड़े भाई के रूप में रहेगी। टीएमसी की सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या से निसंदेह ज्यादा रहेगी। टक्कर बहुत कांटे की है, बहुत कांटे की लड़ाई वहां पर होने जा रही है, लेकिन उस लड़ाई का अंतोतगत्वा यदि कोई विजेता होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी। क्या कोई भी पंडित जी ऐसे कोई संभावना या ग्रह चाल में कोई परिवर्तन कि किसी भी तरह से टीएमसी सत्ता को बरकरार रख पाएगी किसी भी हालत में? देखिए मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी की जो कुंडली है, ममता बनर्जी एक्चुअली में वृषभ राशि की जातक है, और आप देखिए कि इस समय वृषभ राशि में जो राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, और आप देखिए कि 21 फरवरी के बाद जिस दिन मंगल का ट्रांजिट हुआ था वृषभ राशि में, राहु के साथ युति हुई थी, आप देखिए वहां पे लगातार खूनी संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखिए 14 अप्रैल तक मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, और आप देखिए उस समय तक जो अधिकांश चुनाव है, उस पूरे चुनाव के दौरान में ममता बनर्जी अपने पूरे मनोयोग से काम नहीं कर पाएंगी जैसे वो पहले काम किया करती थी। सबको साथ लेके पैदल रथ यात्रा सब कुछ कर लेते थे। भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से वहां चुनाव नहीं लड़ा करती थी। कांग्रेस कभी लेफ्ट के साथ कभी किसी के साथ अपने चुनाव लड़ती थी, तो वहां कभी उस तरह से चुनाव हुआ नहीं जैसा इस बार चुनाव हो रहा है। और आप देखिए कि पूरे संसाधनों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। यदि भारतीय जनता ममता जी को एक बैनर लगाती हैं तो उसके बगल में 4 और नए बैनर वहां पर लगते हैं, और कितना त्वरित गति से वहां पर राजनीतिक रूप से क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये देखने की बात है। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। मैं कल ही राशिद अलवी साहब के एक वक्तव्य को सुन रहा था किसी चैनल पे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि राजनीति में चुनाव किस प्रकार से लड़े जाते हैं, किस प्रकार से हमको राजनीतिक रूप से अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये सीखने की जरूरत है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में एक बहुत उसकी विशिष्टता और उसकी खूबी है। मुझे लगता है ये पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुत तेजी से आक्रामक नीति और आक्रामक रूप में जो आई है, और मुझे लगता है उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी और वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उनकी कहीं ना कहीं बहुत महती भूमिका है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई और किसान आंदोलन का कम से कम असर तो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि एक ही चीज होगी कि जैसे ही चुनाव पास आएंगे, जब वोट गिरने की स्थिति होगी, तो अब मुझे लगता है कि चूंकि उस समय चूंकि शुक्र ग्रह ट्रांजिट में आ रहा है, मीन राशि में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो जनता है उसको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल के भाव कम होना चाहिए, 6 से 7 रुपए तक। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या देश के जो लोग हैं उनको डीजल और पेट्रोल में 7 से 8 रुपए तक का लाभ होगा। किसान आंदोलन की जहां तक बात है, देखिए किसान आंदोलन राहु और मंगल की जब से कंजक्शन हुआ है, तब से किसान आंदोलन की गति लगभग शनि अपने एक समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब वो धार नहीं बची है। तो मुझे लगता है कि जब तक राहु और मंगल की युति रहेगी, मुझे लगता है कि तब तक ऐसा कुछ 2 मई तक कोई बहुत बड़ी चीज किसान आंदोलन की देश की राजनीति के ऊपर दिखाई नहीं। हम अगले एपिसोड में पंडित जी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनाव परिणामों के बाद देश के अलग अलग राज्यों में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और क्या वहां भी सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन की योग बनेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम अगले एपिसोड में लेंगे। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पंडित जी का नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप और कुछ क्या जानकारी चाहते हैं और क्या कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपको स्क्रीन पर फ्लैश होती दिखाई दे रही है। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।